पहला सवाल आज का ये था, परिवार एक साधन है। जब बात आती है दो तरह की, परिवार से बच्चा कैसी शिक्षा प्राप्त करता है और विद्यालय से बच्चा कैसी शिक्षा प्राप्त करता है, दो सवाल आपके सामने। जब बात विद्यालय की आती है तो यहाँ पर फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है, जिसको हम कहते हैं कि विद्यालय के अंदर बच्चे औपचारिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके अलावा परिवार में जब रहते हैं औपचारिकता नहीं होती है, फॉर्मेलिटी नहीं होती है, दूरस्थ शिक्षा होती है क्या परिवार में? नहीं होती। दूरस्थ शिक्षा जैसे अपन लोग कहते हैं कि सर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी, वहां से पत्राचार, दूरस्थ का मतलब पत्राचार। अब यहाँ पर एक शब्द आया गैर औपचारिक शिक्षा और दूसरा आया अनौपचारिक शिक्षा। इस दोनों में से एक बच्चे कंफ्यूज थे, इन दोनों में से इनको उत्तर देना चाहिए था। कैसे? अनौपचारिक। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, विद्यालय एक साधन है कैसी शिक्षा का? औपचारिक शिक्षा का। दोनों में से उत्तर दिया जा सकता था, तो मेरे हिसाब से सभी ने उत्तर ये दिया होगा पहले में, औपचारिक शिक्षा। अगला सवाल, गलतियां कहां पर हुई है? और दूसरा, अभी लोग आप सभी ने टेस्ट दिया होगा, आप लोग सब नहीं दिया है तो अभी यहां से सीख लीजिएगा, आपको अच्छा मौका है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। सवाल देखो क्या पूछा जा रहा है, एक शिक्षक किसके अंदर? विद्यार्थियों में कैसे मूल्य विकसित करने? सामाजिक मूल्य। यहाँ पर मूल्य का मतलब क्या है? सामाजिक मूल्य। मूल्य का मतलब ये होता है, जैसे हम कह सकते हैं बच्चों में आदर्श विकसित करना, समाज के रीति रिवाज के बारे में बच्चों को जानकारी देना, यही तो मूल्य है। इसी तो हम वैल्यू कहते हैं। कहते हैं फलाने इस इंसान की कोई वैल्यू है ही नहीं। क्यों वैल्यू नहीं है? क्योंकि उसमें आदर्श नहीं है, संस्कार नहीं है। और आदर्श और संस्कार को कैसे हम विकसित करें? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप में बर्ताव कर। सबसे अच्छा उत्तर ये है, किस रूप में बर्ताव करके? आदर्श रूप में बर्ताव कर। जैसे मेरा जैसा व्यक्तित्व है, मेरा जैसा कैरेक्टर है, चरित्र है, इसका प्रभाव मेरे विद्यार्थियों पर पड़ता है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे खुद के चरित्र का पूरा ध्यान रखें, हमारे जो आदतें हैं उसका भी ध्यान रखें, ताकि हमारा प्रभाव विद्यार्थियों पर नकारात्मक रूप से ना पड़े। ऐसी स्थिति के अंदर आदर्श रूप में यदि आप बर्ताव करोगे, शिक्षक करेगा आदर्श रूप में बर्ताव, तो विद्यार्थियों के अंदर कौन सा मूल्य विकसित करेगा? सामाजिक मूल्यों का विकास। कहावत है कि गुरुजी खुद बैंगन खावे और अपने चेलों ने उपदेश दे, तो बताओ चेले उपदेश मानेंगे क्या? वो कभी भी नहीं मानेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर ये सबसे अच्छा उत्तर था। अगला सवाल, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन। देखो क्या होता है संवेग। संवेग किसे कहते हैं? पहले तो हमें ये समझना, संवेग होता है बच्चे में, अगर कोई बच्चा क्रोध कर रहा है ये संवेग है, ईर्ष्या है ये संवेग है, दुख ये संवेग है, प्रेम ये संवेग है, स्नेह ये संवेग है ना। उसके बाद लगाव कह सकते हैं, अलगाव है ना, लगाव जो होता है, अलगाव नहीं, लगाव जो होता है ये स्नेह, इसको संवेग बोलते हैं, संवेग बोलते हैं, इमोशन बोलते हैं। कुछ बच्चे क्रोध में क्रोधी ज्यादा होते हैं, उसमें क्रोध संवेग हावी होता है। जैसे लड़कियों में ईर्ष्या संवेग हावी होता है। तो संवेगात्मक समायोजन, अब बच्चा क्रोध को कंट्रोल करके और क्या करे? समायोजन करे, समायोजन करे। तो ऐसी स्थिति के अंदर प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में। कई बार हमारे सामने ऐसी स्थिति घटित हो जाती है, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा होता हूं, अभी मान लो मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, एक बच्चा गलत कमेंट करना शुरू कर दे, गालियां देनी शुरू कर दे। ऐसी स्थिति के अंदर मुझे क्या आएगा? मुझे क्रोध आएगा। ठीक है, मेरा कौन सा संवेग हावी हो जाएगा? मेरा क्रोध संवेग हावी हो जाएगा। लेकिन मैंने मेरे क्रोध संवेग पर नियंत्रण रखा, उसका मैंने क्या नहीं किया? प्रदर्शन नहीं किया। अब जब प्रदर्शन किया होता तो मेरा भी व्यक्ति, तो आप लोग दूसरे लोग क्या कहते कि सर भी उसके जैसे ही हो गए। ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में और ये सब में क्या होता है? सही काम आता है। इसलिए व्यक्ति के संवेगात्मक रूप से व्यक्ति कैसा होना चाहिए? समायोजन। आयु के उम्र के बढ़ने के साथ साथ संवेगात्मक समायोजन बढ़ता है और कम उम्र में संवेगात्मक समायोजन कम होता है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, ट्रॉफी के लिए लड़ते हैं,
रोते हैं, मम्मी ये मुझे दो। अब आप बताओ, एक बड़ा होता है, आप हो, मैं हूं, अपन ऐसा करते हैं क्या? अपन ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि अपने संवेगात्मक क्या किया है? समायोजन किया है। इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, इनमें से सभी। सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है। सामाजिक अधिगम, अधिगम का मतलब सामाजिक बातें सीखना, समाज के मूल्य सीखना। सबसे पहले जब बच्चा 3 माह का हो जाता है, यहाँ माह शब्द लिख दिया तो भी सही था उत्तर, क्योंकि आगे में यही लिखना है। 3 माह का होता है जब वो अपनी माँ को पहचानता है। और कहा जाता है कि एक माँ कितने शिक्षकों के बराबर है? एक माँ 100 शिक्षकों के बराबर है। तो पहली बार वो किसके संपर्क में आ रहा है? अपनी मां के संपर्क में आ रहा है, फिर परिवार के सदस्यों के संपर्क में आ रहा है। इसी तरह से धीरे 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 वो संपर्क में आने से, और संपर्क में किसके? सामाजिक रूप से जिसको वो मॉडल मानता है, सामाजिक रूप से जिसको वो आदर्श मानता है, उनके जैसे जैसे वो संपर्क में आता है, वैसे वैसे वो सामाजिक अधिगम उसका प्रारंभ होता है। यहाँ उत्तर आप लोग सभी लोकेश सिंह गुर्जर सी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। कई लोग बीएसटीसी लोअर, क्या बात है, आर्मी लोअर, वर्दी लोअर सुना, और यहाँ आज बीएसटीसी लोअर, क्योंकि बीएसटीसी करना अच्छी बात है। बीएसटीसी करने से नौकरी जल्दी मिलती है, क्योंकि पहले बीएड का भी कंपटीशन था, वो भी अब हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि बीएड वाले बीएसटीसी में नहीं जा सकते। इसका भी आपको फायदा मिलेगा। आने वाले समय में इसका रूप चेंज हो सकता है, 4 ईयर कर सकते हैं, कॉलेज के साथ साथ इसको कर सकते हैं। इस बार आपके पास अच्छा मौका है, तो आप लोग इसका फायदा जरूर उठाना। बहुत बढ़िया बात है, सभी अच्छी तरह से जुड़े हो, और भी अपने बच्चों को जोड़िएगा ताकि और भी फायदा लें। शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य? देखो, शिक्षा के संदर्भ में क्या है? सामाजिकरण। एक बच्चा समाज में जन्म लेता है, और समाज में जन्म लेते के बाद समाज की रीति नीति के अनुसार चलता है, तो उस बच्चे का क्या हो जाता है? सामाजिकरण हो जाता है। नहीं तो उस बच्चे का आगे अ लग जाता है, और अगर वो गलत संगत में पड़ता है तो उसके आगे कु लग जाता है, तो कुसामाजिकरण हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ क्या? समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, ये हुई ना बात सबसे इंपॉर्टेंट। जब सामाजिकरण कैसे हुआ बताओ? आपका जन्म एक समाज में हुआ, और आपने समाज के रीति रिवाज परंपराओं के अनुसार चलना शुरू किया है, तो आपका क्या हो गया? सामाजिकरण। आपने उसमें अनुकूलन किया है, आपने उसमें समायोजन किया है, आपने उसमें एडजस्ट किया है, आपने समाज की बातों को माना है। आपको पता है कि मैं विष्णुई समुदाय समाज से हूं, इसलिए मुझे 29 धर्म का नियमों का पालन करना है। आप सोच रहे हो कि मैं जाट समुदाय से हूं, तो मुझे जाट समुदाय की रीति और नीति के अनुसार चलना है। आप सोचते हो मैं पुरोहित समुदाय से हूं, तो मुझे उसके अनुसार चलना है, मुझे उसके अनुसार अनुकूलन और समायोजन करना है। ऐसी स्थिति के अंदर सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और क्या करना है? समायोजन। तीसरा ऑप्शन देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। अपने तो बनाना नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। ये ठीक आंसर है, लेकिन इस बार वो 3, 2, 1 ऐसे वाला उत्तर देना नहीं, आपको सीधा एक उत्तर देना है। तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और कैसा होगा? समायोजन। ये उत्तर सबसे बेस्ट माना जाता है। बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। अब यहाँ पर बच्चे का सामाजिक विकास, यहाँ पर बात आती है कैसी अवस्था? बच्चा जब शैशव अवस्था में होता है तो कितना होता है? 0 से कितने वर्ष? 6 वर्ष का। और जब वो पूर्व बाल्य अवस्था के अंदर आ जाता है, यहाँ पर पूरी बाल्य अवस्था है ना, पूर्व बाल्य अवस्था, और एक होती है उत्तर बाल्य अवस्था। अब साइकोलॉजी आपके पढ़ी नहीं होगी है ना, साइकोलॉजी पढ़ लेते हो तो ये है 6 से लेकर के 12। ये जो है ना शैशव और पूर्व बाल्य, इसको ही इसके 2 पार्ट किए। इसके सीधा पढ़े शैशव तो 0 से 6 है। अब शैशव और पूर्व बाल्य पढ़े तो ये 0 से 3 हो जाएगी, और ये 3 से 6 हो जाएगी। जब वो 3 से 6 वर्ष का होता है, पूर्व बाल्य अवस्था में होता है, 3 से 6 वर्ष के अंदर होता है, तो उस समय बच्चे में सामाजिकता वास्तव में प्रारंभ होने लग जाती है। समाज के लोगों का सम्मान करने लग जाता है, और बड़े छोटे की कद्र करने लग जाता है। तो ये उसका तब से प्रारंभ हो जाता है। कौन सी अवस्था से? पूर्व बाल्यावस्था से। शैशवावस्था
शेषवा अवस्था उत्तर नहीं, क्योंकि आगे ये पूर्व बाल्य विद्यालय पूर्व अवस्था, इससे भी अच्छा उत्तर ये है उत्तर बाल्य अवस्था 6 से 12 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है? मैंने इसमें सामाजिकता के सवाल ज्यादा रखे, इस बार संप्रेषण के सवाल ज्यादा दिए, और 01 करवाऊंगा कल, तो उसमें भी आप देख लेना। और इसके अलावा आपकी कोई डिमांड हो तो इस बार आप लोगों को मौका दूंगा कि आप मुझे टॉपिक बताओ कि इस पे सर क्वेश्चन ज्यादा लाओ, मैं उसी टॉपिक पर ले आऊंगा। नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी प्यारे विद्यार्थी, इस पर भी मैं आपसे अलग वीडियो पर डिस्कस करूंगा। आज अपन केवल पढ़ाई की बातें करेंगे, तो आप सबको आज पढ़ाई पर ही ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करना चाहिए। सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक, कंप्यूटर से सामाजिकता बढ़ती क्या? नहीं। आनुवंशिकता से, राजनीतिक दल से, या फिर परिवार से? ये है आधारभूत कारक। कैसा? आधारभूत कारक है, ये आधारभूत कारक है। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार भूमिका निभाता। परिवार जो होता है, देख लीजिए, ध्यान रखना, कहते हैं ना, अगर बच्चा परिवार में लगातार लंबा समय नहीं बिताए तो बच्चा परिवार से अलग हो जाएगा, और जैसे वो परिवार से अलग हो गया, इसका मतलब उसकी पतंग जो होता है ना, पतंग उड़ता है ना, पतंग क्या करता है? उड़ता है, लेकिन इसकी डोर जो होती है ना, ये पीछे किसी के हाथ में होती है। ये जिसके हाथ में होती है ना, उसको ही तो हम क्या बोलते हैं? परिवार बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? परिवार। आधार तो ये है, फिर आप कितना ही विकास कर लो, इसलिए अपने परिवार से कभी, समाज से कभी अलग नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर ये भूमिका निभाता है। कैसी? मुख्य भूमिका निभाता है। 4 नंबर बिल्कुल, जिसके भी उत्तर है। पूनम ने 4 नंबर उत्तर दिया है, महेश ने बिल्कुल 4, हेमराज ने आपका भी उत्तर, पूजा प्रजापत का उत्तर, खीम सिंह राठौड़ का भी सही उत्तर है, दिनेश बैरवा ने भी उत्तर सही दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। ओम सिंह आपका भी उत्तर सही है। लीजिए, हाँ, अशोक चौधरी आपका भी उत्तर सही। निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन है ना, कैसा निर्देशन? शिक्षा से संबंधित एक बच्चे को कहते हैं कि आपको हम ऐसा निर्देशन प्रदान करते हैं कि आपको 12वीं पास करने के बाद में इन फील्ड के अंदर आप जा सकते हो, आप आरएएस की तैयारी कर सकते हो, आप आईएएस के तैयारी कर सकते हो, ताकि कॉलेज के साथ साथ आपकी तैयारी हो जाए। इसके अलावा आप बीएसटीसी कर सकते हो, इसके अलावा आप बीएड भी कर सकते हो। ऐसे कुछ निर्देशन देना, बालक की उपलब्धि स्तर को ऊंचा करना, बालक की क्षमताओं का विकास करना, बालक के व्यक्तित्व को प्रभावी बनाना, या फिर उपयुक्त सभी। ये बताओ इसका क्या होगा? डी उत्तर आ रहा है कि बालक के, हाँ जी, बहुत बढ़िया बात कह रहे हो। क्या क्या कहा गया? निर्देशन देना। ऐसा निर्देशन देने से बच्चे को क्या होता है? उपलब्धि स्तर ऊंचा करना है, बालक की क्षमताओं का विकास करना है। हम कह सकते हैं, देखो आप बहुत अच्छे हो, ब्रिलियंट हो, आप ऐसा कर सकते हो। बालक के व्यक्तित्व को भी क्या बनाना? प्रभावी बनाना और उपयुक्त सभी। इसलिए विद्यालयों में समय समय पर बच्चों को शैक्षिक रूप से निर्देशन प्रदान करना चाहिए, निर्देशन प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट, अगला लीजिए, व्यवसायिक निर्देशन उपयोगी है बालक के उपयुक्त व्यवसाय के चयन में, सामाजिक के विकास हेतु, बालक की योग्यता के अनुसार व्यवसाय चयन में, उपयुक्त सभी में। देखो वहां पहला, यहां पर कैसा निर्देशन था? शैक्षिक निर्देशन। अब देखो शैक्षिक निर्देशन में बात आई पूरी शिक्षा की, और इसमें से अलग आ गई, अब आ गई आपको किसी व्यवसाय का चयन करना है। जैसे एक बच्चे को अपन कहें कि आपको सिर्फ शिक्षक बनना है, शिक्षक एक बनना है। शिक्षक किसका कार्य करेगा? शिक्षक शिक्षण करवाएगा। शिक्षण कार्य भी एक तरह का व्यवसाय है, और इसकी शिक्षक की शिक्षण कार्य में निष्ठा का होना बहुत जरूरी है। यदि किसी भी विद्यार्थी को हम व्यवसायिक निर्देशन देते हैं तो बालक के उपयुक्त व्यवसाय के चयन में बहुत लाभकारी होगा। 1 नंबर उत्तर होगा। इसमें 4 नंबर उत्तर मत देना, है ना, ध्यान से उत्तर देना। आज जिसने भी टेस्ट दिया है उनको पता होगा, जिनके पास आंसर की चली गई है उनको मालूम होगा कि इसका उत्तर कितने नंबर होगा? 1 नंबर होगा। और वो लोग उत्तर देते हैं सामाजिक के विकास है, तो सामाजिक विकास के लिए व्यवसायिक नहीं होगा। बालक की योग्यता के अनुसार व्यवसाय चयन, ये फिर भी ठीक है। तो बालक अगर अपना उपयुक्त व्यवसाय का चयन करे, ये व्यवसायिक निर्देशन है। इसे क्या बोलते हैं? व्यवसायिक निर्देशन कहते हैं। व्यवसायिक चयन है। व्यवसायिक चयन क्या? व्यवसाय का चयन करना। जैसे बीएसटीसी है ना, एक शिक्षण व्यवसाय का क्या कर दिया? चयन कर दिया, तो व्यवसायिक चयन है। जल्दी से उत्तर दो फटाफट।
हाँ व्यावसायिक चयन, सर वापस देखो एक बार सर, उसमें देखो एक व्यावसायिक चयन में, हाँ यहाँ पर व्यावसायिक निर्देशन बालक की योग्यता के अनुसार व्यवसाय चयन, ये ज्यादा सही होगा ना, मैंने 1 नंबर पर लगा दिया। बालक के उपयुक्त व्यवसाय, उपयुक्त से अच्छा है कि बालक की किसके अनुसार, योग्यता के अनुसार व्यवसाय चयन, ये होगा प्यारे विद्यार्थियों। उसके लिए माफी चाहता हूँ, ऊपर टिक कर दिया, वापस समझ लेना। व्यावसायिक निर्देशन अपन ने अभी सही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। बालक की योग्यता के अनुसार व्यवसाय का, क्योंकि आगे वाला प्रश्न देखा, अब देखो व्यावसायिक चयन है तो व्यक्ति की प्रधानता, जटिल प्रक्रिया, उपयोगी, तो यहां व्यवसाय के चयन है, तो ये सिर्फ व्यवसायिक चयन हो गया। अब व्यवसायिक चयन व्यवसाय के चयन हेतु है और व्यवसायिक निर्देशन योग्यता के अनुसार व्यवसाय का क्या करवाना, चयन करवाना। बिल्कुल सही उत्तर है, ये उत्तर राइट है। अगला हो गया व्यवसायिक चयन हो गया। अगला सवाल बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित है, उत्तर दीजिए फटाफट। बाल केंद्रित, बालक के अनुभवों को महत्व देना है, बालक की सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए, मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षा का आयोजन करना चाहिए, या फिर उपयोग सभी। आप कहोगे सर बालक के अनुभवों को महत्व दिया जाए, बिल्कुल सही है। बालक की सक्रिय सहभागिता हो, यह भी राइट है। मनोवैज्ञानिक आधार पर शिक्षा हो, यह भी बहुत अच्छी बात है। मनोविज्ञान नहीं आया तब तक बाल केंद्रित शिक्षा थी क्या, नहीं थी, बाल केंद्रित नहीं थी ना सर। ज्योग्राफी अपडेट करो, ज्योग्राफी, कला संस्कृति, हिस्ट्री, हम सब अपडेट करवा रहे। आप ऐसा मत सोचो कि केवल ज्योग्राफी अपडेट करवानी है, आगे आने वाले समय में सारी चीजें अपडेट करवाएंगे। और आप सभी को मैं यही कहूंगा कि आप लोग जो भी कोर्स लेते हो लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स ही लो, अब रिकॉर्डेड कोर्स नहीं लेना है, क्योंकि वो उसमें जो है वो अपडेट नहीं है। तो आपको अधिक से अधिक लाइव फ्रॉम के साथ में ही जुड़ना है ना। लो जी, चलिए बाल केंद्रित शिक्षा की बात की किसने की, बाल केंद्रित शिक्षा की बात आदर्शवादियों ने की, प्रकृतिवादियों ने की, अस्तित्ववादियों ने की, इनमें से सभी ने की। देखो आदर्शवादी थे ना, इन्होंने बाल केंद्रित की कभी बात नहीं की। इन्होंने कहा शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए। प्रकृतिवादियों ने कहा प्रकृति में आओ, करके सीखो, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखो, प्रकृति में जियो। ऐसी स्थिति में बच्चे को कुछ न कुछ कार्य करवाया, और जब बच्चे को ये कार्य करवाया तो उसको हम कहते हैं कैसा, 2 नंबर उत्तर कहेंगे, उसको हम कहेंगे प्रकृतिवादी। तो यहां पर उत्तर होगा प्रकृतिवादियों के अनुसार। कौन सा, आदर्शवादी उत्तर नहीं देना है और अस्तित्ववादी भी इसके अंदर उत्तर नहीं दे रहा है। लीजिए उत्तर हो गया इसके अंदर 2 नंबर। अगला सवाल है प्रगतिशील शिक्षा। सवाल पिछली बार पूछा क्या था, किसका, 2 चीजों का पूछा, एक प्रगतिशील शिक्षा, एक याद रखना समावेशी शिक्षा। यह सवाल मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद कर लेना। देखो हो सकता है मैंने सवाल नहीं बनाया। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है जैसे निशक्त बच्चे जो होते हैं, बच्चों को, निशक्त बच्चों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देना, तो यहां पर हो जाएगा आपको कैसी शिक्षा, समावेशी शिक्षा। अब बात आती है प्रगतिशील शिक्षा, करके सीखने पर बल, समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन, सामाजिक कुशलता और सामूहिक कार्यों पर बल, और प्रयुक्त सभी। तो लीजिए कैसा, क्या उत्तर आ रहा है कि सर इसका डी उत्तर होगा कि यहाँ पर करके प्रगतिशील है ना, तो यहाँ पर प्रगतिशील का मतलब होता है कैसी, प्रगति। यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा, उसमें करके सीखने में बल जाता है, समस्या समाधान, आलोचनात्मक कार्य जो चल रहा हो, निरंतर हो उसके अंदर। तो यहाँ उत्तर होगा आपके कितने नंबर, 4 नंबर उत्तर होगा। ये प्रश्न आप पढ़ो फटाफट, जल्दी से उत्तर दो। क्या उत्तर दे रहे हैं, सृजनात्मकता मुख्य नवीन रचना है, बिल्कुल नवीन रचना है। सृजनात्मकता उत्पादन है, बिल्कुल उत्पादन है। सृजनात्मक रूप से कार्य करेंगे, कुछ न कुछ नवीन करेंगे, कुछ न कुछ उत्पादन होगा, में होती है। ये कथन किसका है, ये कथन है जेम्स ड्रेवर का। जेम्स ड्रेवर के द्वारा ये कथन कहा गया था। लीजिए प्यारे विद्यार्थियों अगले प्रश्न पर आओ। शिक्षा में सृजनशीलता का प्रयोग किस रूप में होता है। शिक्षा में बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ न कुछ नया करते रहते हैं, कुछ न कुछ सृजनशीलता करते रहते हैं। वो किस में होता है, सीखना, कल्पना। देखो कल्पना क्या होता है, कल्पना के अंदर विद्यार्थियों
कल्पना में, जैसे मैं अभी एक कल्पना कर दूं कि मैं हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए चला जाऊं, मैं गोवा घूमने के लिए चला जाऊं और खूब वहां पर घूमेंगे, मस्ती करेंगे समुद्र के अंदर, पानी की लहरों के अंदर। ये कुछ कल्पना है जिसमें वास्तविकता नहीं है। और सृजनशील जो बच्चा होता है ना, वो ऐसी झूठी कल्पनाएं नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर तर्क चिंतन, केवल तर्क चिंतन में नहीं रहता, वो तो उत्पादन करेगा। ऐसी स्थिति के अंदर उत्तर सृजनशीलता का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखना में होता है। किसमें होता है? अधिगम में होता है। देखो अभी बच्चे ज्यादातर उत्तर 3 दे रहे हैं, कोई उत्तर 2 दे रहे हैं, कोई उत्तर 4 दे रहे हैं, इनमें से सभी होगा, जबकि इसका उत्तर होगा 1 नंबर होगा, है ना। तो उत्तर होगा सृजनशीलता का प्रयोग किस रूप में होता है? जब भी हम सृजन करवाते, नई नई चीजें करवाते, तब बच्चे कुछ न कुछ क्या करते हैं? सीखते हैं। कुछ न कुछ क्या करते हैं? सीखते हैं। याद रह गया? तो यहां पर होगा 1 नंबर। स्व अनुभव द्वारा अर्जित ज्ञान। स्व अनुभव द्वारा अर्जित ज्ञान का मतलब बच्चे करके सीखना। स्व अनुभव द्वारा अर्जित ज्ञान, तो यहां पर उत्तर होता है करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग। जब स्वयं करके सीखता है, सर्वोत्तम होता है। मेरे अनुसार ये सबसे बेस्ट है। मुझे कहा जाए ना कि आपको याद करना है, तो मैं आज भी याद कैसे करता हूं? लिख कर याद करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, क्लास लेने से पहले आज भी मैं एक पेज के ऊपर मोटी मोटी बातें लिखता हूं, अपनी एक की बनाता हूं, और वो बनाने के बाद फिर क्लास में पढ़ाने के लिए जाता हूं। तो आप सोचो कि मैं खुद ऐसा कर रहा हूं, तो आप लोगों को भी लिख लिख कर याद करना चाहिए। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ, इस कथन से हम पूर्णतः सहमत है। ये ज्ञान सर्वोत्तम होता है, इससे हम पूर्णतः सहमत है। शिक्षक के लिए अति आशावादिता एक मानसिक रोग का लक्षण है। अति आशावादी शिक्षक को नहीं होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। अति आशावादी शिक्षक को नहीं होना चाहिए। अति सब में खराब है। क्या है? अति, है ना। मिठाई भी खराब है ना, जिससे शुगर हो जाती है। हर चीज की अति खराब है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर क्या होता है? शिक्षक के लिए अति आशावादिता एक मानसिक रोग का लक्षण है। क्या आप इस कथन से? हाँ जी, हम इस कथन से भी क्या है? पूर्ण रूप से सहमत है। शिक्षक को आशावादी होना चाहिए। जहां पर यहां शब्द लिखा है कैसा? अति। तो मैंने इस बार वाले टेस्ट के अंदर थोड़ा पूर्ण, सहमत, हाँ, ना, नहीं, इसमें भी काफी बच्चों को उलझाने की कोशिश की, है ना, ताकि बच्चे आने वाले एग्जाम में उलझे नहीं। पहले प्रैक्टिस इतनी बढ़िया करो कि बाद में आपको दिक्कत नहीं हो। कहा भी ज्ञान के प्रैक्टिस मैंने परफेक्ट। यदि हमें परफेक्ट बनना है तो उसके लिए हमें प्रैक्टिस निरंतर करनी पड़ेगी। जितने ही अधिक नवीन संबंधों की दूरी होगी, यहां क्या होता है? दूरी। नवीन संबंधों की दूरी होगी, उतनी ही सृजनशीलता कैसी होगी? बताओ, कितनी बढ़िया बात बताई। मतलब नवीन संबंधों के बीच में एक नवीन रचना, दूसरी नवीन रचना, उनके बीच में यदि गैप आ जाता है, एक कोई न कोई नया कार्य किया, फिर अगला नया कार्य करे, उसके बीच में कोई गैप आ जाता है, दूरी आ जाती है, तो सृजनात्मकता कैसी होगी? प्यारे विद्यार्थियों, अधिक होगी, अधिकतम होगी, सामान्य होगी, या फिर कम होगी? तो लाडलो कैसी होगी? कम होगी। कैसी? कम होगी। क्यों? क्योंकि बीच में गैप आ गया। और देखा होगा हमारे बीच में पढ़ाई में गैप आने पर हम भूल जाते हैं। एक कारीगर को पूछा जाए ना कि ये काम करना, तो क्या कहेगा? मैं काफी समय से मैंने इसको छोड़ रखा है, अभी मेरे से नहीं हो रहा। ये भी क्या है? ये भी एक तरह का गैप है। तो इसको हम कह सकते हैं कम। शिक्षकों का यह दावा कहां तक सत्य है कि एक प्रकार के विचार संप्रेषण से ज्ञान तथा कौशल दोनों प्रदान किया जा सकता है। एक प्रकार में ज्ञान तो दिया जा सकता है, ज्ञान, लेकिन इसी के साथ साथ कौशल, ये दोनों एक साथ संभव नहीं है। एक प्रकार के विचार से संभव नहीं है। ज्ञान की बातें तो की जा सकती है, नॉर्मल बताया जा सकता है। ज्ञान, दिल्ली, भारत की राजधानी कौन सी है, अभी कितने जिलों का गठन हुआ है। अब आपके सामने चित्र आ जाए और कल एक चित्र दिया हुआ हो और नीचे लिखा हो ये चित्र किस जिले से है, तो सारे याद कर लेना मानचित्र। हर जिले का मानचित्र अब चेंज हो गया, तो तुरंत अब की आकृति, पहले देखो हम लोग बताते थे गिलहरी की आकृति का, आइसक्रीम की आकृति का, प्याले की आकृति का, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की आकृति का, तो अब सबकी आकृतियां चेंज हो गई। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये है कौशल। इसको क्या बोलते हैं? कौशल बोलते हैं। तो यहां पर ये दावा निरर्थक है, ये दावा सार्थक नहीं है। 1 नंबर उत्तर। बिल्कुल, बजरंग चौधरी का उत्तर 1 आ रहा, मनोज विष्णु आपका भी उत्तर 1 है, और आजाद परिंदा भी कह रहा है कि मेरा भी सर उत्तर 1 ही रखो आप। तो विचार संप्रेषण, ज्ञान, कौशल दोनों ही प्रदान किए जा सकते, ऐसा संभव नहीं है। उद्देश्य आधारित संप्रेषण, यस,
आज मैं आपके सामने संप्रेषण कर रहा हूं, इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। आप कमेंट भेज रहे हो, मैं उसको देख रहा हूं, आपसे बातचीत कर रहा हूं, आपके नाम ले रहा हूं, आपको खुशी हो रही होगी सर हमें नाम से पुकार रहे हैं, ये संप्रेषण है, इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन ये केवल गप्पे नहीं है, इसमें अब आप और मैं, हम दोनों किसी उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं ना, हमारा भी कोई उद्देश्य है, सटीक है, वस्तुनिष्ठ है। क्या आप इस कथन से सहमत है? मैंने इतनी बातें की है तो इसमें उत्तर भी आ गया है कि हम इस बात के लिए पूर्ण रूप से क्या है, सहमत है। उत्तर होना चाहिए 2 नंबर। वे शिक्षक की प्रभावी विचार संप्रेषण कर सकते हैं जिसके पास समृद्ध और पांडित्यपूर्ण भाषा का भंडार हो। पांडित्यपूर्ण, ये यहां पर देखो, पांडित्यपूर्ण का मतलब अलंकार, अलंकार भाषा होनी चाहिए उनके पास में। पंडित, एक पंडित जी होते हैं, उनके पास में कैसी भाषा होती है, संस्कृत होती है। और संप्रेषण के अंदर मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से लिखवाया है, ऑनलाइन क्लास के अंदर लिखवाया है कि संप्रेषण के अंदर इस तरह की भाषा का प्रयोग, अलंकारिक भाषा का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति के अंदर पांडित्यपूर्ण भाषा का भंडार होता है। क्या ये सत्य है? नहीं जी, ये सत्य नहीं है। प्रभावी, वही शिक्षक प्रभावी विचार संप्रेषण कर सकते हैं जिनके पास, हाँ यहां कह सकते हैं कि समृद्ध भाषा का भंडार हो, तो सही था, लेकिन शब्द बीच में कैसा डाल दिया, पांडित्यपूर्ण डाल दिया, पांडित्यपूर्ण डाल दिया, इसलिए इसका उत्तर होगा 1 नंबर। इसको हम कहेंगे कैसा है, नहीं है। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है। यस, कक्षा कक्ष के अंदर एक क्लास है, उसके अंदर विचार संप्रेषण किस पर, अध्यापक की भाषण कला पर निर्भर करता है, विषय की कठिनाई पर निर्भर करता है, छात्रों की योग्यता पर निर्भर करता है, कक्षा की अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। मजा तब आता है पढ़ाने का जब ऑफलाइन में बच्चे सामने बैठे हो। ऑनलाइन मार्क भले आया, लेकिन ऑफलाइन का कोई मुकाबला नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। जो बच्चे सामने बैठ करके पढ़ते हैं वो बच्चे ऑनलाइन से तो कई गुना ज्यादा सीखते हैं, लेकिन दूरियां बहुत ज्यादा है, बच्चे सोच रहे हैं कि वहां हम जा नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति के अंदर सर से हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, कक्षा की अंतःक्रिया, कैसी, कक्षा की अंतःक्रिया। जो शिक्षक कक्षा में छात्रों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं देते, ध्यान रखना, उनकी कक्षा में विचार संप्रेषण सफलतापूर्वक चलता है, सफलतापूर्वक नहीं चलता है, छात्रों द्वारा बाधित होता है, अध्यापक द्वारा होता है। जल्दी से उत्तर दीजिए। वो क्या करते हैं, मौका ही नहीं देते हैं, तो सफलतापूर्वक तो चलता नहीं है। छात्र थोड़े बाधित कर रहे हैं, बाधित तो शिक्षक कर रहे हैं क्योंकि मौका ही नहीं दे रहे। अध्यापक द्वारा होता है या सफलतापूर्वक नहीं चलता है। कैसा उत्तर होगा, 2 नंबर उत्तर इसमें होगा कि इसमें सफलतापूर्वक बिल्कुल भी नहीं चलता है। उत्तर समझ के देना प्यारे विद्यार्थियों। बीएसटीसी के अंदर अगर आपको रैंक अच्छी लानी है तो शिक्षण अभिरुचि पर शानदार पकड़ होनी चाहिए। पहले जो सेलेक्ट हो चुके हैं, पिछली बार जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन बच्चों को सब पता है कि हमारी रैंक डाउन होने का कारण शिक्षण अभिरुचि थी, जो कि कहीं पर भी हमें अच्छी नहीं मिली। और उस समय मेरे से आप लोग जो जुड़े हुए थे उनको तो अच्छी मिली थी, खूब सारे मैंने वीडियो दिए थे। बाकी किताबों में कहीं पर मैं कोई किताब छापता नहीं इस संबंधित, बाकी तो किताबें हैं इस संबंधित। विचारों का आदान प्रदान तभी फलदायी होता है जब संप्रेषण धारणा दोनों तरफ से खुली हो। इसलिए कहते हैं संप्रेषण कैसा है, द्विमार्गी। कैसा, द्विमार्गी। अब अगर कमेंट 10 मिनट 5 मिनट के लिए टेक्निकल टीम कमेंट बंद कर देना तो मानो मेरा पढ़ाने का मूड नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसको पढ़ा रहा हूं, सामने तो कोई है ही नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर यहां विचारों का आदान प्रदान तभी फलदायी होता है जब संप्रेषण धारा दोनों तरफ से खुली होती है। इस कथन से आप कहां तक सहमत है? हम तो इस कथन से जहां तक आप कहो उतने तक सहमत है। हम इस कथन से पूर्ण रूप से क्या है, सहमत है, पूर्ण रूप से इस कथन से सहमत है। उत्तर होगा 2 नंबर। मौन रहकर हम संप्रेषण नहीं कर सकते, इस कथन से आप कितने सहमत है? यस, मौन रहकर के, क्योंकि संप्रेषण के अंदर विचारों का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण का सामान्य अर्थ क्या है? संप्रेषण का सामान्य अर्थ है विचारों का आदान प्रदान। और विचारों का आदान प्रदान सिर्फ इशारों से नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति के अंदर इस मौन रहकर संप्रेषण नहीं कर सकते, इस कथन से आप कितने सहमत है? प्राय, असहमत है, पूर्ण सहमत है, संभव। तो इस कथन से भी हम कैसे हैं? पूर्ण सहमत है। उत्तर होगा इसका भी 3। बिल्कुल, आर चौधरी का उत्तर 3 आ रहा है और उन्होंने सही उत्तर दिया। संप्रेषण या विचार प्रेषण के लिए जो शैली, ढंग,
तथा विधि अपनाई जाती है वो विचार संप्रेषण के उद्देश्य पर निर्भर करती है। ये सही है, ये सत्य नहीं है, ये संभवतः ये सही नहीं है, ये कभी कभी ये सही है। जल्दी से उत्तर दो 27 नंबर का फटाफट। क्या उत्तर दे रहे? ये सही है ना। विचार संप्रेषण उद्देश्य पर निर्भर करता है, के लिए शैली ढंग विधि अपनाई जाती है तो उद्देश्य पर, तो ये तो कैसा है? सही है, बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्मूथ, यहाँ पर सीधा शब्द है स्मूथ विचार संप्रेषण सबसे अच्छा होता है। आप इस कथन से कितने सहमत है? हम इस कथन से पूर्णतः सहमत। आप कहोगे सर स्मूथ का मतलब आराम से बोलना, मस्त तरीके से बोलना, धीरे धीरे बोलना, सामने वाले विद्यार्थियों की बात समझ में आ जाए। जैसे मैं अब पढ़ा रहा हूँ, मुझे कई कहते हैं सर आप बहुत आराम से लाइटली बोलते हो, बात समझ में आ जाती है। यदि मैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलूँ, बात तो वही है। फालतू में गला फाड़ने से होना तो कुछ नहीं। आपको बात समझानी है तो प्यार से समझा दूं तो ये अच्छे तरह से आपको समझ में आ सकती है। कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, राजतांत्रिक होना चाहिए, मिला जुला होना चाहिए या फिर सामान्य होना चाहिए। लीजिए अब एक बच्चा क्या सवाल पूछ रहा है। ऐसे बच्चे भी है जो या तो पढ़ाई करने आए हैं या फिर उनको लगता है प्रेम जी सर की क्लास चल रही है, चलो गप्पे मार लेते हैं। अब ऐसे सवाल आएंगे नहीं। अब बच्चा एक सवाल पूछ रहा है कि सर आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो। तो ऐसा देखो, ऐसा सवाल नहीं आएगा। उनको भी पता है, प्रश्न बनाने वालों को पता है कि ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे कि प्रेम जी सर कहाँ रहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 घर में रहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 गुफा में रहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 खाई में रहते हैं, है ना, ऑप्शन नंबर 4 5 स्टार होटल में रहते हैं। तो यहाँ ऐसे सवाल नहीं आएंगे मेरे लाडलों। जैसे सवाल आएंगे वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका हालांकि ऑप्शन ए की सही होगा कि वो कहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं। कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए। प्रजातांत्रिक का मतलब द्विमार्गी प्रक्रिया है। द्विमार्गी प्रक्रिया का मतलब ये होगा बच्चों को भी मौका देना चाहिए, आपस में अंतःक्रिया का होना बहुत जरूरी है, ऐसा होना भी जरूरी है। ये उत्तर होगा 1 नंबर। संप्रेषण के लिए शाब्दिक भाषा आवश्यक है, किंतु कभी कभी बिना शाब्दिक भाषा के भी संप्रेषण संभव है। क्या आप कथन से सहमत है? यस, हम इस कथन से बिल्कुल सहमत है। क्यों? कभी कभी इशारा से भी समझाया जा सकता है। अब वो सामने होता बच्चा तो उसको मैं इशारे से समझा देता, हाँ ऐसे प्रश्न नहीं पूछना, सर आप कहाँ रहते हो। अब सामने तो है नहीं, अब मैं क्या करूं, उसको कैसे समझाऊं। तो ऐसी स्थिति के अंदर कभी कभी इशारों से भी समझाया जा सकता है। शाब्दिक भाषा के बिना शाब्दिक से संबंध है। तो इस कथन से हम कैसे सहमत है? पूर्ण सहमत है। सृजनशील बालक सुझाव स्वीकार करने में संकोच करता है। सृजनशील कार्य करते हुए बच्चे को हम कोई सुझाव दे, वो संकोच करता है। संकोच तो करते ही नहीं है बच्चे। सृजनशील जो बच्चे होते हैं वो संकोच क्यों करेंगे? उनको तो नया करना है, लोगों से लेना है, वो आइडिया लेंगे और आइडिया लेंगे तो तभी तो काम करेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर कभी नहीं संकोच करते हैं। क्या ऐसा कहा जाता है कि सृजनशील बालक कभी भी संकोच नहीं करते। मूल्यांकन किस तरह की प्रक्रिया? मूल्यांकन के बारे में कहा जाता है CCE, है ना, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन। कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यू का मतलब कैसा होता है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया सतत है, और प्लस कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कैसा है? व्यापक है, और प्लस क्या है? मूल्यांकन है। इसके सवाल आपके सामने कई बार पूछे गए, आगे भी पूछा जा सकता है। इसके 2 प्रकार है, योगात्मक और निर्माणात्मक। तो ध्यान रखिएगा, दोनों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मूल्यांकन रुकने वाली, छद्म है, गतिमान या फिर सतत है। मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विचार विग्रह के लिए संप्रेषी डिकोडर, है ना, एक तो होता है कोडिंग करने वाला और एक होता है वापस डिकोड करने वाला। क्या करने वाला? डिकोडर। यहां हमने प्रश्न पूछ रहे हैं कि डिकोडर की शारीरिक उपस्थिति पर्याप्त है। यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि डिकोडर की शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं। यहां पर शारीरिक उपस्थिति की क्या नहीं? आवश्यकता नहीं। और सारे उत्तर आप लोग यही दे रहे हैं कि सर इसके अंदर यह कथन
सबके उत्तर ही आ रहे, क्योंकि उनको सबको पता है उसकी शारीरिक उपस्थिति, मतलब जैसे आप मेरे पास में होना डिकोडर को कोई जरूरी नहीं है, शारीरिक उपस्थिति उसके पास में आवश्यक नहीं। ये कथन सत्य नहीं, ये सत्य नहीं। अगला सवाल है, अध्यापक अपने संप्रेषण को प्रभावी बना सकता है? अध्यापक अपनी संप्रेषण कौशल को, स्किल को प्रभावी बनाया जा सकता है जोर जोर से बोलकर कभी भी नहीं। जैसे मैंने अभी क्या कहा, मैं जितना जोर से चिल्लाऊंगा अच्छा संप्रेषण नहीं होगा। हाँ, मैं कुछ सहायक सामग्री का साथ में अगर प्रयोग करूं तो संप्रेषण को अच्छा कर सकता हूं, है ना। छद्म का मतलब होता है एकदम छुपा हुआ। कई बच्चे बोले छद्म का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ होता है, जैसे अचानक कोई भी, है ना, छद्म रूप से आक्रमण करना। शिक्षण व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय जिसमें शिक्षक के लिए धन है, शिक्षक के लिए छुट्टियां हैं, शिक्षक के लिए उन्नति के अवसर है, टाइम मिलता है और एग्जाम दे सकते हैं, या शिक्षक के लिए सम्मान है। तो यहाँ उत्तर होगा शिक्षक के लिए क्या है? सम्मान है। या शिक्षक सम्मान का भूखा, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। गुरु के लिए और एक माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा खुशी यही है, गुरु के पढ़ाए हुआ शिष्य और माँ बाप का बेटा वो सफलता प्राप्त करे। बेटी हो बेटा, वो एक ही बात है, वो सफलता प्राप्त करे। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर हमने बात की है किसकी? यहाँ पर आपके सामने प्रश्न था शिक्षण व्यवसाय जिसमें शिक्षक के लिए क्या है? सम्मान है शिक्षक के लिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय को गंभीरता के साथ नहीं लेते हैं? यस। आजकल आप देखा होगा स्कूलों के अंदर जो टीचर हैं, आप कई बच्चे कहते हैं सर हमारे को टीचर पढ़ाते नहीं थे। इसका मतलब वो लोग गंभीर नहीं ले रहे हैं, गंभीर नहीं ले रहे हैं। तो इस कथन से आप क्या है? पूर्ण रूप से सहमत हैं, वो लोग गंभीर इसको नहीं ले रहे। जितना गुड़ डालोगे, अच्छा है सवाल, अच्छा शानदार, के जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। इस प्रकार जितना वेतन दोगे उतना ही शिक्षण कार्य करेंगे। क्या आप इस बात से सहमत हो? नहीं जी, मैं सहमत नहीं हूं, इस बात से सहमत नहीं। इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि वेतन ज्यादा देने वाले, जिसको ज्यादा मिलता है वो ज्यादा पढ़ाएंगे, जिसको कम मिलता है वो कम पढ़ाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, इसी प्रकार जितना वेतन दोगे उतना ही शिक्षण कार्य कराएंगे। आपकी राय? ये कथन तर्क संगत नहीं है। ये कथन क्या है? इसके लिए हम कहेंगे पूर्णतः गलत, या फिर ये तर्क संगत नहीं है, इसका कोई तर्क नहीं है ना। उत्तर होगा 2 नंबर। नेता के सुझाव या बातें जब आदेश के रूप में ना हो किंतु समूह ने आदेश के रूप में ले, नेता ने तो आदेश नहीं दिया है लेकिन सामने वाले समूह कहे कि सर ये नेता का आदेश है, तो नेता अगर आदेश दे, नेता कौन? शिक्षक। यहाँ नेता किसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया? शिक्षक के लिए प्रयोग किया। और शिक्षक अगर ऑर्डर दे, आदेश दे, तो समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान सबल होगा या निर्बल होगा? या निर्बल हो जाएगा, क्योंकि आप शिक्षक क्या कहेगा? आपको ये कार्य करना है। बच्चे कहेंगे सर ये तो होगा नहीं होगा। होगा कैसे नहीं? ये मेरा ऑर्डर है। तो फिर ऑर्डर आपका है तो ऑर्डर का तो पालन करना पड़ेगा। आपने ऑर्डर निकाल दिया, उसको तो फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा? निर्बल होगा नहीं। देखो कितना मस्त प्रश्न था कि ऐसे प्रश्न अगर आप लोग तैयार करके जाते हो, मुझे पता है कि एक 12वीं पास विद्यार्थी को ऐसे प्रश्न तैयार करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये आप इस तरह से तैयार करके जा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वो, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वो सहनशील हो, अनुशासन प्रिय हो, शांत एवं गंभीर हो। यस, समूह का नेता का मतलब शिक्षक। नेता भाई मत जाना, नेता कहते आप लोग तुरंत नेताओं की तरफ भाग जाते हो, है ना। समूह नेता का मतलब शिक्षक, के समूह का मतलब छात्र। छात्र का शिक्षक तभी सफल नेतृत्व दे सकता जब वो शांत हो और कैसा हो? गंभीर हो। ऐसे लोगों को बच्चे बहुत पसंद करते हैं। ज्यादा हंसने वाले, ज्यादा ही करने वाले, ज्यादा चुटकुले सुनाने वालों को कभी भी पसंद नहीं किया जाता है। एक शिक्षक वही क्लास के अंदर सबसे ज्यादा सम्मान प्राप्त करता है जो शांत हो, जो गंभीर हो, जो अपने विषय के प्रति समर्पित हो, जो प्रभावी शिक्षण करवाता हो। और चुटकुले सुनाना या हंसी मजाक करना या फिर क्लास के अंदर ऐसी हरकतें करना जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा हंसे, वे शिक्षक क्लास में कभी भी लोकप्रिय नहीं हो सकते।
जो बालक बुद्धिमान है वो सृजनशील भी होता है। जो बुद्धिमान है उसका IQ 140 है और फिर वो क्या होता है, सृजनशील होता है 130। मैंने क्या कहा था कि सभी सृजनशील बच्चे, ये लिखवाया हुआ है मेरा, सभी सृजनशील विद्यार्थी जो होते हैं वो क्या होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। ये बात सही है, लेकिन सभी बुद्धिमान जो होते हैं वो सृजनशील हो ये जरूरी नहीं। सभी बुद्धिमान सृजनशील ये कोई जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। लेकिन सभी सृजनशील बच्चे जो होते हैं वो सब कैसे होते हैं, बुद्धिमान। जो बालक बुद्धिमान है वो तो सृजनशील होगा ही, कभी नहीं है, हो सकता है, प्राय या फिर हमेशा। ये उत्तर होगा हमेशा होगा। समझ में आई ना बात। सारे सृजनशील बच्चे बुद्धिमान होते हैं, लेकिन सारे बुद्धिमान बच्चे सृजनशील हो ये कोई जरूरी नहीं। सर आपको सृजनशील वापस बताओ। सृजनशील का मतलब कुछ नया करना, कुछ हटके करना, कुछ अलग करना, लीक से अलग करना। कहा गया ना, लीक सब चले, लीक चले कपूत, लीक छोड़ करके 3 चले, शायर, सिंह और सपूत। ये 3 लोग लीक से हटके कार्य करते हैं, तो लीक से हटके कार्य करना। अगला सवाल है, बालकों में सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है अभिन्न, समान, विभिन्न। बालक के अंदर, हर एक के अंदर अलग अलग प्रकार का गुण पाया जाता है। सब में एक ही हो तो रॉकेट बनाने वाले में अलग है, रेडियो बनाने वाले में अलग है, टेलीविजन बनाने वाले में अलग है। कोई तो सृजनशील बच्चा होगा जिसने ये बनाया होगा, ये सारा सिस्टम बनाया होगा, तो उनमें ये क्रिएटिविटी तो आई होगी ना, नवीनता उनके अंदर होगी, तभी तो बालकों में सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है भिन्न भिन्न। सृजनशील बालक परिणामों की परवाह करता है, संभवतः कभी कभी नहीं। सृजनशीलता के लिए कितनी बार, अब देखो बल्ब बनाने वाले को कितना समस्या का सामना करना पड़ा, बल्ब बनाया था उसको। तो ऐसी स्थिति में अब फटाफट उत्तर दीजिए, क्या उत्तर देते हो। तीन चार उत्तर दे रहे, 3 हो और कई 4 भी दे रहे। सृजनशील बच्चा जो होता है ना, वो परिणामों की परवाह कभी नहीं करता है। उसके परिणाम सकारात्मक हो नकारात्मक हो, वो फेल भी हो जाए, वो काम में क्या हो जाए, विफल भी हो जाता है, तो उसकी वो परवाह नहीं करता है, वापस लग जाता है। इसलिए वो किसी तरह की कोई परवाह नहीं करता। एक बच्चा 38वें में सवाल का पूछ रहा है, 38 में पूछ रहा है, तो आदेश के रूप में माने तो नेता समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान होगा। ये मैंने सही बताया, इसमें निर्बल सही है, सबल नहीं होगा, है ना, इसमें गलत नहीं है। सृजनात्मकता का गुण पाया जाता है, कैसा, भिन्न भिन्न पाया जाता है। सृजनशील बालक परिणामों की परवाह करता है, कभी नहीं करता। मूल्यांकन कितने ध्रुव की चूड़ी पड़ गया, तो मूल्यांकन एक ध्रुवी नहीं है, द्वि नहीं है। ऐसे मूल्यांकन कैसी, बहुध्रुवी प्रक्रिया है। मूल्यांकन बहुध्रुवी प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि इसके 3 चर हैं। शिक्षण की तरह ऐसा नहीं है कि शिक्षण में 3 चर है, ऐसा नहीं है। महेंद्र कह रहे हैं, महेंद्र जाखड़ मेरा नाम लो, हाँ सबका ले लूंगा, पढ़ाई करो मस्ती से, नाम तो लेना ही है आप सभी का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है, शानदार तरीके से क्लास चल रही है। सब एक बार लाइक कर देना क्लास को, है ना। हम तो आपसे और कुछ मांग नहीं रहे, बस सम्मान के भूखे हैं। बस आप आया करो पढ़ने के लिए और आपको हम लोग पढ़ाते रहेंगे। बस क्लास में कई बार टेक्निकल टीम कहती है सर बच्चे को कहा करो क्लास को लाइक करे, थोड़ा अच्छा लगता है कि, है ना। ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, लेकिन फिर भी हाँ सर, कई कह रहे भवराज जी सर की क्लास लगवाओ, बिल्कुल लगवाएंगे। हाँ, मूल्यांकन प्रक्रिया किसे अभिप्रेरित करती, प्रेरणा किसके लिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया किसको, विद्यार्थी को। मूल्यांकन किसका हो रहा है, मूल्यांकन तो विद्यार्थी का हो रहा है ना, किसका हो रहा है, विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी को प्रेरित करती है। मूल्यांकन की प्रतिपुष्टि, फीडबैक बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, तरीका कैसा होना चाहिए, केवल आलोचनाएं नहीं करनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि जब रिजल्ट सुनाने लगे तो केवल बच्चों को गालियां दे रहे हैं, तू ऐसा नहीं कर सकता, तूने वर्ष भर पढ़ा नहीं, रूलियार है, वो ऐसा उसको कभी भी नहीं करना चाहिए। विवेचना ठीक है, समालोचना में क्या होता है, गुण भी है और साथ साथ में उसके दोष भी है। गुण और दोष दोनों जब साथ में हो तो इसे मूल्यांकन की प्रतिपुष्टि, अच्छे और बुरे दोनों की बातें मूल्यांकन के अंदर करनी चाहिए। यस,
संप्रेषण कला में दक्षता की सर्वाधिक आवश्यकता है। किसको? किसान को, वकील को, शिक्षक को, सभी को। तो यहाँ पर सबसे अच्छा होना चाहिए किसको? शिक्षक के लिए दक्षता का होना बहुत जरूरी है। और शिक्षक, आप देखा होगा कहीं पर भी सभा वगैरह होती है तो वहाँ शिक्षक को बोलने का मौका दिया जाता है, मंच संचालन शिक्षक के द्वारा करवाया जाता है कि शिक्षक बढ़िया बोल सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि उनको इसका ज्यादा से ज्यादा क्या हो, फायदा। तो यहाँ पर शिक्षक को मौका मिलता है। माध्यमिक स्तर पर संप्रेषण होना चाहिए। संप्रेषण जब हम कम्युनिकेशन करते हैं सबसे अच्छा तब होता है जब हम अपनी भाषा में बात करते हैं, खुद की भाषा में बात करते हैं, कितना आसानी से करते हैं ना। तादात्म्यकरण का मतलब होता है नकल करना। एक बच्चे ने पूछा है, बच्ची है, किसने पूछा? तादात्म्य। तो कैसा होना चाहिए? मातृभाषा में होना चाहिए। तादात्म्यकरण का मतलब क्या होता है? नकल करना, दूसरे के अनुसार अपने बोली है ना, या फिर रूप रंग उसको चेंज करने की कोशिश करना। कक्षीय संप्रेषण में यदि छात्रों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान नहीं किया जाता, कितना अच्छा सवाल है, पढ़ो, तो संप्रेषण में निम्नलिखित प्रभाव दृष्टिगोचर होगा। रुकावट हो जाएगी, सरल हो जाएगा, उद्देश्य अपूर्ण बना रहेगा, शिक्षा उन्मुखी हो जाएगा। यस, कक्षा का उद्देश्य जो है हमें पूरा करना है, बच्चों को हमने मौका ही नहीं दिया तो उद्देश्य कैसा हो जाएगा? अपूर्ण हो जाएगा। ध्यान रखना, कैसा? उद्देश्य अपूर्ण हो जाएगा। इनमें से कौन सा शिक्षा का परिणाम है? शिक्षा का परिणाम क्या? अपरिपक्वता। अपरिपक्वता नहीं, शिक्षा से परिपक्वता आती। बुद्धि कभी शिक्षा से ना तो बढ़ती है और ना घटती है। इसका बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है ना, बुद्धि तो ईश्वरीय देन है आपकी। फिर बात आती है नौकरी, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा है इसका उत्तर है कौन सी? योग्यता। शिक्षा का परिणाम, शिक्षा से एबिलिटी बढ़ती है, बच्चों की योग्यताएं बढ़ती है, योग्यता बढ़ती है, एबिलिटी बढ़ती है। अगला, आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि, जल्दी से उत्तर दो फटाफट। सर एक बार 40 नंबर क्वेश्चन देखना। बिल्कुल देख लेते हैं, क्यों नहीं देखते। आपने कहा आपके विचारों को, आपकी बातों को सुनना मेरा कार्य है और 40 नंबर क्वेश्चन देखूंगा, क्यों नहीं देखूंगा। आपको सर ये क्लास दिल्ली होगी क्या? अच्छा जी, दिल्ली ले आएंगे। आज की शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली, रटने वाली ज्यादा हो गई, बेरोजगारी बढ़ाई जा रही है। क्यों की बढ़ाई जा रही है? इसलिए बढ़ाई जा रही है, शिक्षा से मात्र विषय वस्तु का ज्ञान होता है, शिक्षा का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, व्यवसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है। यस, आज की तारीख में अब देखना, नई शिक्षा नीति यही तो कह रही है, नई शिक्षा नीति